नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बेनाड यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में कुछ सूत्र और जो पहला चैप्टर था प्रश्नावली आर.एस. अग्रवाल की उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज फिर से हम बात करने जा रहे हैं कुछ सूत्र और जो काम आएंगे अपने प्रश्नावली को सॉल्व करने में, और उसके बाद हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आर.एस. अग्रवाल की बुक के। ठीक है, जैसे आपको बताया गया था कि आर.एस. अग्रवाल आपको हर चैप्टर वाइज पूरी करवाई जाएगी यहाँ पे। तो पहला चैप्टर जो संख्या पत्ती है उसी के अभी सूत्र चल रहे हैं और क्वेश्चन भी उसी के चल रहे हैं। तो फिर चलिए हम देखते हैं आज सूत्र। पहले बात करेंगे उस देर में मैंने आपको बताया था प्रथम n सम संख्याओं का योग। इसमें n जो बाहर जो ब्रैकेट के बाहर है वो पदों की संख्या का रिप्रेजेंटेटिव है। जो प्रथम ये 2 है, सम संख्याओं का जो शुरुआत 2 नंबर से होती है तो ये प्रथम पद है, और 2n ये अंतिम पद है। सूत्र अपन ने प्राकृत संख्याओं n प्राकृत संख्याओं के योग का जो सूत्र है वो यूज किया है। यहाँ से 2 अपन ने यहाँ से कॉमन ले लिया, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया n इंटू n प्लस 1। ठीक है, ये बाहर वाला n यहाँ पे पदों की संख्या की रिप्रेजेंटेटिव है। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। अब जैसे मान लो अपने से पूछ लिया प्रथम 50 सम संख्याओं का, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग क्या है, पूछा प्रथम 50 सम संख्याओं का योग। ठीक है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपने पास में देखो ये बोल रहे हैं प्रथम 50 सम संख्याओं का योग। तो पदों की संख्या कितनी हो गई, 50 हो गई। कितनी हो गई, 50। ठीक है, अभी इसमें देखो प्रथम 50 सम संख्या कब तक आएंगी, ये अपन 10 तक अगर संख्या लेंगे, क्या अपन अगर 10 तक जब संख्या लेते हैं तो उसमें 5 सम और 5 विषम आती हैं। तो ये बात कर रहा है प्रथम 50 सम संख्याओं की। तो इसमें इसका जो प्रथम पद है वो तो हो जाएगा क्या, 2, और जो अंतिम पद है वो कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, 100। अगर आप 1 से 100 तक की जब प्राकृत संख्या की बात करते हैं तो उसमें 50 सम संख्याएँ आती है और 50 विषम संख्याएँ आती हैं। ठीक है, बटा 2। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 102। ये इसको काट दो 25 बार, ये 102 हो गए, और कितना 25 इंटू 102 कितना हो गया, 50 और 25 कितना, 2550। ठीक है, अब देखो ये सवाल को दूसरी तरीके से भी घुमा सकता है। ये प्रथम 50 सम संख्याओं का योग या 1 से 100 तक की सम संख्या, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग। दोनों का आंसर एक ही है। 2 तरीके से इसको घुमा सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लो अपन से बात करी इसने 101 से 200 तक की सम संख्याओं का क्या बात करी अपन ने, 101 से 200 तक की सम संख्याओं का योग। ठीक है, तो इसमें देखो 101 से 2 कितनी संख्याएं हो गई, 100। और 100 में मैंने आपको बताया था कि आधे संख्याएं क्या होती है, सम होती है, और आधी संख्याएं विषम होती है। ये तो 101 से 200 की बात कर रहा है, तो इसमें कितने हो जाएंगी, टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या हो गई 100। तो इसमें 50 सम और 50 विषम, तो पदों की संख्या कितनी हो गई, 50 हो गई। ठीक है, अभी इसके बाद में प्रथम पद यहाँ पे क्या है, 101 है। तो ये 101 से स्टार्ट है, तो अब सम 101 तो क्या है, विषम है, पर इसमें सम करेंगे तो एक प्रथम पद क्या है, 102, और अंतिम पद क्या है, 200 बटेगे 2। ठीक है, ये कितना हो गया, 2 से काटा तो 2 से डिवाइडेशन करने पे मिल गया 25, और इंटू ये कितना हुआ है, 302। कितना हो गया, 302 हो गया ना, ये कितना हो गया, 302 हो गया। तो 302 को देखो 25 से गुणा करेंगे तो 25 दूना का 50 और 25 75, कितना हो गया, 7550। अब ये तो अपन ने, अब यहाँ पे कौन सा सूत्र अपन ने यूज किया, प्राकृत संख्या, n प्राकृत संख्याओं का योग वाला। क्या
यहाँ पे अपन ने यूज किया n प्राकृत संख्याओं के योग वाला सूत्र। अब इसको अपन दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो 1 से 200 तक की सम संख्याओं का योग क्या है? 1 से 200 तक की सब संख्याओं का योग। ठीक है, तो इसके लिए वही सूत्र लगा दो इसमें। प्रथम पद 1 से 200 तक की सम संख्याओं का योग माइनस में इसमें से माइनस कर दो 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग क्या है? सम संख्याओं का योग। 1 से 200 तक की सम संख्याओं का योग में से अपन माइनस करेंगे 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग। अब देखो 1 से 200 तक की सम संख्याओं कैसे निकालें? 1 से 200 तक कितनी संख्याएं हो गई? सम संख्या कितनी हो गई? 100। मल्टीप्लाई कर दो। प्रथम पद क्या है? 2, अंतिम पद क्या है? 200। सम संख्या की बात कर रहे हैं अपन, इसमें बटे कर दे 2। ये कितना हो गया? 50। तो ये कट गया 150 है और ये कितना हो गया? 202 बराबर क्या मिल गया अपने को मिल गया 00, 1 बच गया और 101 कितना? 10,100 अपने को कितना मिल गया? 10,100। ठीक है, अभी जैसे ये माइनस का चिन्ह है, अभी 1 से 100 तक की अपन बात कर रहे हैं, तो संख्या कितनी हो गई इसमें भी? 50। ठीक है, इंटू प्रथम पद 2, अंतिम पद 100 बटे के 2। जो भी अपन ने शायद निकाला वहीं पे ये निकाला हुआ है। ठीक है, तो अपने कितना मिल रहा है? 2550। ठीक है, अब ये 10,100 है, इसमें से 2550 कम कर दो तो 10,000 से देखो अभी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। 10,000 में से 2,000 कम कर दो सीधा, तो कितने बच गए? 8,100। 8,100 में से 500 कम कर दो तो कितने मिल गए? 7600। और 7600 में से अपन 50 कम करेंगे तो कितने हो गए? 7550। देख लो अभी ये तो आके आपको एक दोनों के दोनों सेम आ रहा है। ठीक है, कि एक आपको मतलब इसको डबल मेथड से भी कर सकते हैं। ये अपन क्वेश्चन डबल मेथड से तभी कर सकते हैं जब अपने को जो मैंने आपको n प्राकृत संख्याओं का योग का जो सूत्र लिखाया था उसको अगर अपने को मालूम होगा कि ये n क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, तभी अपने इसको अलग अलग तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अपने को मान लो दिमाग में ये याद नहीं आया तो इस वजह से भी अपन सोल्व कर सकते हैं प्राकृत संख्याओं का सूत्र लगा के भी। ठीक है, अभी अपन बात करेंगे नेक्स्ट पर। अभी अपन ने बात करी सम संख्याओं की, अब बात कर रहे हैं अपन विषम संख्याओं की। मैंने आपको उस दिन तो ये सूत्र बता दिया था, समझा भी दिया था, मैं आज एक बार आपको फिर से याद दिला देता हूँ। देखिए, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या है? प्रथम n विषम संख्याओं का योग। अब इसमें वही प्राकृत संख्याओं के सूत्र जो वही यूज कर रहे हैं अपन। इसमें n क्या है? पदों की संख्या। ये क्या है? विषम मतलब प्रथम पद है। 2n-1 क्या है? अंतिम पद है बटा 2, जो प्राकृत संख्याओं के सूत्र में अपन ने यूज किया था। देखो ये 1 से 1 कट गया, ये 2n और n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n² हो गया, 2 से 2 कट गया तो n² होगा, तो ये आ गया n²। अब यहाँ पे देखो प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग की बात कर रहे हैं। प्रथम 50, अब इसने यहाँ पे दे दिया प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग, तो 50 × 50 यानी n² दिया हुआ है। ये क्या है? यह पदों की संख्या दर्शा रहा है। तो प्रथम 50 विषम संख्याओं की क्या बात कर रहा है? प्रथम 50 विषम संख्याओं की बात कर रहा है। तो 50 × 50 कितना हो गए? 2500 हो गए। इसके बाद बात करें अपन, यही है अथवा में मान लो एक तरीके से इसको ऐसे बात कर सकता है कि 1 से 99 तक की विषम प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, तो इसमें 1 से 99 तक की जो विषम प्राकृत संख्याएं हैं इसमें भी कितने हो जाएंगी प्राकृत संख्याएं? जो 1 से 99 तक की विषम संख्याएं का योग पूछ रहा है, सॉरी ये 1 से 99 तक की विषम संख्या का योग पूछ रहा है, तो इसमें कितनी विषम संख्याएं हो जाएंगी? इसमें हो जाएंगी कितनी हो जाएंगी? इसके अंदर विषम संख्याएं हो जाएंगी 50। तो वही 50 × 50 बराबर 2500। तो क्वेश्चन वही है,
इसको दोनों तरीके से कैसे भी घुमा सकता हो आपसे पूछने के लिए। या तो बोल सकते हैं प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या है, या 1 से 99 तक की विषम संख्याओं का योग क्या है। अब जैसे मान लो 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो 1 से 50 तक तो अपन बात करेंगे, तो इसमें कितना हो रहा है, या 1 को 150 लिख देगा या 1 से 49 लिख देगा। क्यों भाई, 50 तो सम संख्या है ना, इसको भी 100 लिख सकता है, तो उससे कुछ फर्क नहीं। इसके ऊपर आने वाला जो 99 तक की विषम संख्या है, यहाँ पे 49 तक की विषम संख्या है, तो यहाँ पे 1 से 50 तक की विषम संख्याओं की बात कर रहा है, तो इसमें कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 25 विषम संख्याएं। तो 25 × 25 बराबर कितना हो जाएगा, 425। ठीक है। अब देखो एक टाइप का सूत्र अपने को मिलता है कि x के प्रथम n गुणजों का योग। ये भी एग्जाम में अपने को मिलता है सवाल, क्या कि x के प्रथम n गुणजों का योग। अब इसमें भी योग की बात कर रहे हैं, तो वही अपन प्राकृत संख्याओं वाला सूत्र इसमें भी यूज करेंगे। वो क्या है, देखो 17 के इसने x के गुणजों की बात करी है, n क्या प्रथम n, तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, n लिख दिया अपन ने n। ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रथम पद। भाई 17 के प्रथम n गुणज है, तो प्रथम पद हो जाएगा क्या, x, क्या है, x के प्रथम n गुणजों का योग। ठीक है, तो x हो जाएगा प्रथम पद। ठीक है, और ये n गुणजों की बात कर रहे हैं, तो अंतिम पद हो जाएगा nx। क्या हो जाएगा, nx। ये लो वही प्राकृत संख्या वाला सूत्र अपन इसमें भी यूज कर लिया, बटा 2 कर लिया। देखो भाई पदों की संख्या तो n हो गई, क्यों, प्रथम n गुणजों की बात कर रहा है। अब ये x के प्रथम n कर रहा है, तो x यहाँ पे प्रथम पद अपन ने आएगा ही आएगा। बाद में n गुणजों की बात कर रहा है, तो अंतिम पद आ जाएगा nx। ठीक है, ये आ गया nx। अब यहाँ से देखो x कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा nx n प्लस का 1 बटा का 2। अब देखो सूत्र अपन ने 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं को सेम है। इसमें क्या है, जिस संख्या के गुणज की बात कर रहा है, मतलब x के प्रथम n, तो x के इसने अपने यहाँ पे गुणा कर दिया एक्स्ट्रा में। जैसे एग्जाम्पल मान लो 17 के प्रथम 19 गुणजों का योग बोल रहे हैं, तो ये बोल रहा है x की जगह यहाँ पे क्या दिया गया है, 17। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 19 गुणजों की बात कर रहा है, तो पदों की संख्या कितनी हो गई, 19। अब किसके गुणज की बात कर रहा है, 17 की गुणज की बात कर रहा है ना, 17 इंटू प्रथम पद क्या मिलेगा अपने को, 17। तो अपन ने यहाँ पे निकाल लिया था इसमें, तो यहाँ पे 1 प्लस के 19 कर सकते हैं अपन, बटे गए 2। ये हो गया 19 से 20, तो 20 से काट दो इसको, 2 से 10 बार हो गया, तो ये हो जाएगा 19 × 17 × 10। ठीक है, अभी आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, गुणाई करना है आपको, 19 × 17 × 10। तो इस तरीके के अभी आपको एग्जाम के अंदर सवाल देखने को मिलते हैं। अभी अपन बात करते हैं वर्ग की, घन की, कि उनके सूत्र क्या होते हैं, उन वहाँ पे अपन उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए अभी अपन बात करते हैं वर्गों का योग। 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। सूत्र है n + 1 और 2n + 1/6। क्या सूत्र है, 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है n × n + 1 × 2n + 1/6। अभी देखिए यहाँ पे 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग की अपन बात करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि ये क्या है, ये है पदों की संख्या 10 × 10 + 1 × 2 × 10 + 1। अब यहाँ पे जो n है वो लास्ट का जो अंक है 10, उसको रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है। कितना हो गया, 6। कितना हो गया, 6। 10 × 10 + 1 × ये हो गया 20 + 1/6। अब कितना हो गया, देखो इसको 10 × 11 × 21/6। 3 2 6, 3 7 2 5, मतलब 35 × 11, 55 5 और ये 38 हुआ। कितना हो गया, कितना हो गया, 385 हुआ है। कितना हो गया, 385। अब ये तो अपन से बात किया 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इसी क्वेश्चन को वो पूछ सकता है आपसे 1² + 2² + 3²
प्लस 10 का स्क्वायर। तो ये भी मतलब ये लैंग्वेज थी, ये अपने को लिखी हुई थी हिंदी में, थ्योरी लैंग्वेज थी, और ये इसकी गणितीय लैंग्वेज है। ये एग्जाम्पल आपको ऐसे सवाल मिलेंगे देखने को किसमें, बैंक के एग्जाम में। ज़्यादातर बैंक के एग्जाम में आपको ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 10 स्क्वायर। तो इसका भी आंसर यही होगा। अब इसको ऐसे भी घुमा सकता है, या इसको लिख सकता है इसका स्क्वायर करके, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, वैसे 9 का स्क्वायर डैश 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 9 का स्क्वायर 21 और 10 का स्क्वायर 100। इस तरीके से भी लिख सकता है। तो इसका भी आंसर यही होगा। ठीक है। अभी अपने से बात कर रहा है कि 11 से 20 तक। भाई ये तो अपन ने शुरुआत वाला उठाया था 1 से 10 तक के। अब ये 20 से भी पूछ सकता है अपने को कि 11 से 20 तक प्राकृत संख्याओं के वर्ग होगा, योग क्या होगा। तो उस कंडीशन में अपने को निकालना पड़ेगा 1 से। कैसे, जैसे ये बात कर रहा है कि 11 से 20 तक प्राकृत संख्याओं के वर्ग होगा योग, तो 11 से 20 तक की ये बात कर रहा है, तो अपने को लेके चलना है कि 1 से 20 तक निकालेंगे। पहले क्या 1 से 20 तक निकालेंगे, उसमें से माइनस करेंगे 1 से 10 तक, तो अपने को मिल जाएगा 11 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो अपन देखो माइनस कर लो, 20 क्रॉस का n+1 करेंगे, 20 + 1 तो 21 हो जाएगा, और 2n 40 + 1 करेंगे तो 41 बटेगे 6। और ये तो अपन ने निकाल ली, कितना आ रहा है 385। और निकालो यहाँ से, ये कितना हुआ 7, ये कितना हुआ 2, ये हो गया 10, तो 41 गुना का 70 कितना हो रहा है, ये हो रहा है 41 गुना का 70 माइनस का 385, 28 70 माइनस के 385 कितना हो रहा है, 28 70 माइनस के 385। देखो ये आपको यहाँ पे बता देता हूँ कैसे। अभी देखो 2870 है, माइनस का कितना है 385, तो 2800 में से 300 कम करो डायरेक्ट, कितने बच गए 2570। भाई यह 370 होते हैं ना, तो पूरा 2500 बच जाते हैं अपने पास में, पर इसके पास में माइनस में क्या है 15 ज़्यादा है, तो वैसे कम करेंगे तो बस कितने बच गए, इसमें 370 कम कर दो, 300 अपन ने कम कर दिए थे, 2500 बच गए, फिर 70 कम कर दो, तो ये ओनली 2570 थे, तो 2500 बच गए। अब ये 15 और माइनस के हैं, तो 2400 अपन करेंगे तो कितने बच जाएंगे इसमें से, ये बच जाएंगे 2400 और 85, कितने बच गए 2485, कितने बच गए 2400 और 85 बच गए। ठीक है, देखो कैलकुलेशन सही है क्या भाई, 300 कम कर दे 2500, 70 70 15 और कम कर दो माइनस का, तो सही है, ये बचेंगे कितने 2485। ठीक है। अभी अपन जैसे बात करिए तो हो गई 1 से n तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब अपन बात करें सम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है सूत्र देख। अभी देखिए अपन बात कर रहे हैं 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, उसका सूत्र है n × n+1 × n+2/6। क्या सूत्र है, 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग n × n+1 × n+2/6। यहाँ पे n जो रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, अंतिम पद को कर रहा है। जैसे अपन बात करेंगे 1 से 10 तक की सम संख्याओं, 1 से 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो 10 यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है किसको, अंतिम पद 10 × n+1 10 + 1 11 × 10 + 2 12 बटे 6। तो ये हो गया 3 से 4 बार, ये हो गया 2 और 2 से ये 2, मतलब 6 से 2 बार हो गया, तो ये कितने हो गए 200, कितने हो गए, ये हो गए 220। ठीक है। अभी अपने को विषम संख्याओं का भी यहाँ पे सम संख्या और विषम संख्या दोनों का वर्ग निकालने का सूत्र एक ही है। यहाँ पे है 1 से n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग भी n × n+1 × n+2/6, दोनों का सेम है। अब देखो यहाँ पे अंतर क्या होता है, अगर यहाँ अपन विषम संख्याओं की बात करते हैं तो यहाँ पे लेते हैं 1 से 9 तक। क्यों कि 1 से 10 तक और 1 से 9 तक लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे अंतिम हो जाता है 10। सॉरी, विषम संख्याओं की बात करते हैं तो यहाँ पे अंतिम हो जाता है 9, और अपन सम संख्याओं की बात करें तो अंतिम यहाँ पे 10 है। जैसे ये नीचे लिखा हुआ है कि 1 से 20 तक की विषम संख्याओं, या इसको 1 से 19 लिख दो या 1 से 20 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसके ऊपर, क्योंकि अंतिम पद तो क्या आएगा 19 आएगा।
कितना है 19 इंटू 20 और इंटू 21। क्या n प्लस 1 और n प्लस के 2 आएगा 6 है। तो ये हो गया 3 से 2 बार और ये हो गया कितना बार 7 बार, 2 से 10 बार। तो कितना हो गया 19 इंटू 70 कितना 0 3 13 कितना हो गया 1323। ठीक है, कितने हो गए 1323। तो 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग और 1 से n तक की सम संख्या के वर्गों का योग और 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, दोनों का सूत्र ये कि n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई के 6। ठीक है, अब जो अपन ने ये निकाला था इसको दूसरे सूत्र, इसका दूसरा सूत्र है जो अपन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है उससे उस सूत्र की उत्पत्ति हुई है। देखो वो सूत्र क्या है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो भी सेम है, पर उसकी उत्पत्ति अपन ने दिखाई है प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग से, कैसे सम संख्याओं के वर्गों का योग अपन ने। अभी देखो अपन बात करते हैं सम संख्याओं के वर्गों के योग की उत्पत्ति प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग के जो सूत्र है उससे कैसे हुई है। उसका सूत्र था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई का 6 था प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। ठीक है, तो अपन ने उसमें से कुछ नहीं किया था। यहाँ पे आपको पहले बताया गया था कि सम संख्याओं की जो शुरुआत होती है वो 2 नंबर से होती है और n जो सम संख्या का पद है वो 2n होता है। तो 2 यहाँ से कॉमन लिया था, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 2 और 2 4 कॉमन आ गए, नीचे क्या था 6 था, तो 2 से 2 बार काट दिया, 4 को 2 बार कट गया, 6 के 3 बार कट गया। तो ये 2 बाई अपन जो प्राकृत संख्याओं का जो सूत्र है उसमें बटा 6 था, इसमें बटा 3 है और 2 नीचे, ऊपर क्या कर दिया गुणा कर दिया 2 और नीचे 6 की जगह 3 लिख दिया। तो वही एक तरीके से वही सूत्र है। ये सूत्र मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि अगर मान लो आपको सम संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र याद नहीं रहता तो उस टाइम पे आप ये निकाल सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग से कैसे निकाला। देखो प्राकृत संख्या के वर्गों का योग का सूत्र है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस का 1। ठीक है, ये बटा 6 है, ये क्या है बटा का 6। अब देखो यहाँ पे आपको मैं बता रहा था यहाँ पे एक है 2 आएगा, n की जगह 2n आएगा, यहाँ पे भी वही है। तो यहाँ सबसे अपन ने क्या किया 2 यहाँ से निकाल लिया, 2 यहाँ से निकाला, तो कितना होगा 2 इंटू 2 4 हो गया। कितना हो गया 4n प्लस का 1 और 2n प्लस का 1 बाई का 6। ये 2 से कट गया 2 बार और ये 3 बार, तो ये हो गया 2/3 n प्लस 1 2n प्लस का 1। ठीक है, तो ये मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि अपन प्राकृत संख्या को अगर अपने सूत्र अपने को मालूम होता है और ये सम संख्याओं के वर्गों का सूत्र अपन भूल जाते हैं, ये याद नहीं आता एग्जाम में, तो उससे अपन ये निकाल के अपन जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सकते हैं। अब ठीक है, अभी बात करेंगे अपन 1 से n तक प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। क्या बात कर रहे हैं 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग की अपन बात कर रहे हैं। अब उसमें क्या है उसका सूत्र है n इंटू n प्लस 1 बटेगा 2। अब यहाँ पे भी n जो रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है अंतिम पद को कर रहा है। जैसे अपन बात करें 1 से 10 तक, तो यहाँ पे n का मान क्या आ जाएगा 10 इंटू 11 बटेगा 2। पर यहाँ पे ये बात है, ये जो एग्जाम्पल ये सूत्र ये अपने को एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, क्यों ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखो इस तरीके से आता है कि मान लो प्राकृत संख्या के योग ये है तो उसके घनों का योग क्या होगा, उस कंडीशन में अपन उनके प्राकृत संख्याओं का जो योग दिया हुआ है तो योग का अपन क्या कर देंगे स्क्वायर, तो घनों का योग आ जाएगा। जैसे अपन बात कर रहे हैं 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। ठीक है, ये मैं हिंदी नहीं लिख रहा है, यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया। 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, तो उसके लिए अपन करेंगे इसका 1 से n तक के अपन प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र अपन जो पढ़ा था वो यहाँ पे अप्लाई कर दो। क्या होगा n 10 पद है तो n प्लस 1 11 बटेगा 2, कितना हो गया ये हो गया 55। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दो भाई, इसी का तो स्क्वायर पूछ रहा था वो प्राकृत संख्याओं का योग का स्क्वायर। तो अपने प्राकृत संख्याओं का जो योग का जो सूत्र है वो लगा दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया 55 का स्क्वायर। अब देखो मैंने आपको पहले भी मेरे वीडियो में बताया हुआ है कि 55 का जो स्क्वायर है, अब जो संख्या के अंतिम में क्या होता है 5 होता है, उसका कैसे निकालेंगे अपने, तो 25 तो अपने लिख देंगे और 5 को इससे आगे वाली संख्या 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को 55 इंटू 55 करने की जरूरत नहीं पड़ी। तभी तो मैंने आपको पहले शुरुआती जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने वर्ग निकालना डायरेक्ट कैसा है वो अपने कैलकुलेशन उससे कम कैसे हो सकती है टाइम अपना एग्जाम में, इसलिए मेरा बताने का उद्देश्य वही था कि 55 के स्क्वायर के आ गए यहाँ पे तो तुरंत अपन ने
बताए हुए तरीके से लिख दिया इसके अंदर। अभी देखो ये इसी की बेस में आपको एक दो एग्जाम्पल और करवा देता हूँ। 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ये होता है, तो वर्गों का योग क्या होगा, या प्राकृत संख्याओं का योग ये होता है, तो उसके घनों का योग क्या होगा। तो देखिए जैसे मान लो उसने बोल दिया कि 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं का, अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको बोला वो करेक्ट ही है, पर इसका बोलने का ये है कि 1 से क्या है, 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या है, 210 है। क्या बोल रहा है, 210 है। तो इनके 1 से 20 तक मतलब इनके घनों का योग होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग अगर 210 है, तो 1 से 20 तक की जो प्राकृत संख्याओं का योग 210 है, तो इनके घनों का योग क्या होगा। ठीक है, तो इससे अपने को अगर सूत्र मालूम रहा तो 210 ये दिया हुआ है, इसका कर दो स्क्वायर। ठीक है, इससे डायरेक्ट हो गया, क्या हो गया, 21 का अपन को 441 और ये 00। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। या दूसरी तरीके से, अभी ये तो क्या होगा, ये थ्योरी बेस हो गया आपको, मतलब थ्योरी में लिखा हुआ है। ये जैसे बैंक के एग्जाम होती है, उसमें कैलकुलेशन आती है, उसमें अगर मान लो थ्योरी नहीं दी हुई हो तो उसमें अपने को बोल सकता है, क्या बोल सकता है, 1 + 2 + 3 + 20 का योग 210 है, तो 1 + 2 + 3 + 19 + 20 बराबर क्या होगा। तो उस कंडीशन में भी यही सूत्र अप्लाई होगा। ठीक है, अभी एक और है, क्या है कि प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग, ये सूत्र और है। बाकी अब फिर बात करेंगे अपना पे प्रश्नावली के क्वेश्चनों पे, क्योंकि काफ़ी सूत्र का वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है। आप बोलेंगे सर बोले सूत्र चलते रहते हैं, एग्जाम्पल नहीं आते। फिर क्या है, संख्या पद्धति बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है, और इसमें थ्योरी है वो काफ़ी बड़ी है। अगर आपको थ्योरी समझ में आ जाएगी तो अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या नहीं होगी, समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग क्या है, प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग की बात कर रहा है। ठीक है, तो n × n + 1/2, ये इसका स्क्वायर। ये तो क्या था, अपन ने बात किया था 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अब देखो वही बात कर रहे हैं सम संख्याओं की। सम संख्या का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, 2 होता है, और अंतिम पद 2n होता है। तो देखो यहाँ से अपन जैसे निकालेंगे ना, 2 × 2n है ना, सम संख्या की बात कर रहे थे, यहाँ पे आ जाएगा 2n और यहाँ पे आ जाएगा 2, दोनों को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, दोनों का अपन ने बाहर निकाला तो क्या हो गया, ये हो गया के घनों का योग। ठीक है, ये हो गया 2, यहाँ निकल के आ गए, बाहर आ गए, तो ये हो गया 2 दूनी का कितना हो गया, ये हो गया 2 दूनी का 4। सॉरी, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है ना, एक 8 और मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई होगा। प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग में 8 और गुणा होगा, जो ये है वो सूत्र ऐसे कैसे रहेगा, प्राकृत संख्याओं वाला जो सूत्र है ना, वो ऐसे कैसे रहेगा। और उसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से अपन 2 बाहर जैसे निकालेंगे ना, तो 2 दूनी का स्क्वायर करेंगे 4, और तो ये यहाँ पे बच जाएगा 2n + 1। ठीक है, क्या हो गया, 2 × n और n + 1 का ये
स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे n जो सम संख्याओं संख्या को रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, जैसे अपन ने 1 से 10 तक की बात की तो 5 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 1 से n तक की सम संख्याओं के गणों का योग 8 गुणा n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। 2 यहाँ से निकाला तो 4 हो गए, 4 से 2 बार कट गए तो 2 आ गया, 2 इंटू n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी अपन बात करेंगे कि गणितीय जो संक्रियाएं होती हैं क्या होती है गणितीय। अब अपन बात करेंगे गणितीय संक्रियाओं में इकाई अंक का निर्धारण कैसे किया जाता है। स्क्वायर करने पे कौन सा अंक, किसका स्क्वायर करने पे कौन सा अंक मिलेगा, सम को सम से गुणा करने पे क्या मिलेगा, विषम को विषम से गुणा करने पे क्या मिलेगा, सम को विषम से गुणा करने पे क्या मिलेगा, क्या क्यों ये होती है कि अपने को काफ़ी लंबी एग्जाम के अंदर काफ़ी लंबी प्रक्रिया दी हुई होती है और उसमें पूछ लिया जाता है कि इकाई का अंक क्या होगा, इसके अंतिम में कितने जीरो होंगे। तो इस तरीके के अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए, ठीक है। गणितीय संक्रियाओं में इकाई अंक का निर्धारण। अब देखो इसमें अलग अलग प्रकार की अलग अलग संख्याएं होती हैं। देखो जीरो की कितनी भी अपन पावर कर दे सम या विषम तो अपने को क्या मिलने वाला है, जीरो, ठीक है। 5 है, 5 की पावर अपन सम या विषम कितनी भी कर दो तो अपने को अंतिम पद क्या मिलने वाला है, इकाई अंक 5 मिलने वाला है, ठीक है। ऐसी कंडीशन है किसकी, 6 की। 6 में भी अपन सम या विषम में कोई सी भी घात हो तो अंतिम पद मिलेगा अपने को 6, ठीक है। अभी दूसरे प्रकार से आ जाओ, क्या है, जैसे 2 है उसका अपन पावर करेंगे कितने, 4 के गुणज में, कितने करेंगे, 4 के गुणज में, तो अपने को अंतिम अंक मिलेगा कितना, 6, कितना मिलेगा, अंतिम अंक 6 मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे 4 है उसकी पावर अपन करेंगे 4 के गुणज में तो अपने को अंतिम अंक क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, अपने को अंतिम अंक मिलेगा 6, ठीक है। इकाई अंक मिलेगा अपने को 6। और इसी प्रकार 4 8 है उसके भी 4 के गुणज में होगी तो अंतिम अंक 6 मिलेगा। अब इसमें देखो कॉमन सेंस है, 0 है इसमें सम या विषम कोई भी अगर इसकी घात हुई तो अपने को अंतिम अंक मिलेगा 0। 5 है उसका सम या विषम कोई सी भी अगर घात मिले अपने को अंतिम अंक मिलेगा 5। और 6 है उसके भी सम या विषम किसी कोई भी घात हो उसकी भी तो उसमें भी अपने को मिलेगा अंतिम अंक 6, ठीक है। अगर ये 2 है, 2 का 2 गुणा 4 और 4 का 2 गुणा 8, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, इसमें हमेशा अपने को 4 की गुणज में अगर इनकी पावर रहती है तो अंतिम अंक क्या मिलेगा अपने को 6। तो इनको एक अलग अलग दर्शाने का मतलब यही है कि अपने को थोड़ा दिमाग में याद करने में समस्या नहीं होगी। 2 का 2 गुणा 4 और 4 का 2 गुणा 8, 2 की पावर 4 रहेगी 6 मिलेगा, 4 की पावर भी 4 के गुणज में रही तो 6 मिलेगा। जैसे मान लो 2 की पावर 4 है, 8 है, 12 है, 16 ऐसे है तो अंतिम अंक मिलेगा 6। ऐसा ही इसमें भी 6 मिलेगा अंतिम अंक और इसमें भी 6 मिलेगा अपने को अंतिम अंक। अब बात करेंगे अपन जैसे 3 है तो 3 की पावर 4 एन में रही तो अंतिम अंक मिलेगा कितने अपने को, 1, ठीक है। 3 हो गया, 4 यहाँ पे आ गए, 5 यहाँ पे आ गए, 6 आ गए। अब तो अपन बात करेंगे 7 के पावर 4 एन की तो अंतिम अंक मिलेगा अपने को 1। और अपन जैसे बात करेंगे 8 तो ये 9 की पावर 4 एन तो अंतिम अंक मिलेगा अपने को 1। ये तो हो गए बेसिकली तरीके से अपने को अगर याद रहता है कि तो ठीक है, नहीं तो अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं, भाई 0 को तो किसी भी संख्या से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, भले 1 से करो या अपन 50 से करो, 25 से करो, अंतिम अंक तो 0 आना ही आना है, ठीक है, ठीक है। अब जो 5 की पावर n है अपन बैठ के भी कर सकते हैं क्यों, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 में 25 होता है, अंतिम अंक क्या होता है, 5 होता है। 5 की पावर 3 है उसमें भी अंतिम अंक 5 होता है, 125 होता है, तो ठीक है। तो इस तरीके से अपन वहाँ पे बैठ के करेंगे तो अपने को पता लग जाएगा, क्योंकि 2 है, 3 है, 2 सम है, 3 विषम है, और ऐसे ही 6 की स्क्वायर करेंगे 36, क्यूब करेंगे तो 216 है, तो उसमें भी अंतिम अंक क्या मिल रहा है अपने को, 6 मिल रहा है। इसलिए 0, 5 और 6 में अंतिम अंक चेंजिंग नहीं होगा, भले उसकी घात सम हो विषम हो कितनी भी आ जाओ, करोड़ों में आ जाएगी तब भी अपने को अंतिम अंक 0, 5, 6 ही रहेंगे। अब बात करेंगे अपन इनकी। अभी इनको मान लो अगर अपने ये याद नहीं आया एग्जाम में तो 2 के अपन पावर करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ठीक है। फिर 2 का क्यूब करेंगे 8 और 2 के पावर जैसे 4 करेंगे तो अंतिम अंक क्या आ जाएगा, 6। तो अपन ने भाई याद, जैसे अपने एक बार पढ़ने के बाद अपने को मालूम होता है 2 की पावर 4 है, इनकी सर ने बताया था अपने को, तो 2 की पावर 4 करेंगे तो अपने को मिलता है 16, तो अंतिम अंक क्या मिल गया, 6। ऐसे स्किप करेंगे, 4 की पावर 4 करेंगे तो n का मान 1 रख के तो क्या मिलेगा अपने को 216, तो उसमें भी अंतिम अंक 6। ऐसे 8 की पावर 4 करेंगे n के मान यहाँ पर रख लेना तो ये हो जाएगा कितना, उसमें भी अंतिम अंक अपने को मिलेगा 6। वैसे इसकी करो तो इसके 3 की पावर 4 करेंगे तो कैसे मिलता है, उसका भी अंतिम अंक क्या होता है, 1 होता है ना।
इसी प्रकार इनका भी अंतिम अंक 1 होता है। तो अलग अलग दिखाने का मतलब ये है कि इनमें अंतिम अंक चेंज हो रहा है, इन तीनों में सेम है और इन तीनों में सेम है। ठीक है, अभी देखो अभी अपन जैसे बात करेंगे सम को सम से मल्टीप्लाई करने पर अपने को क्या मिलता है भाई, अपने को सम संख्या को सम संख्या से गुणा करने पे मिलेगा, क्या मिलेगा, सम संख्या। ठीक है, और विषम है उसको अपन ने किया विषम से किया गुणा, तो अपने को क्या मिला, विषम। ठीक है, और विषम को अपन ने किसको, सम को गुणा किया अपन ने विषम या सम से। ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा, सम। देखो सम को सम से गुणा करने पर अपने को मिलेगी सम संख्या। जैसे मान लो 2 है और 4 है, 2 चौको 8, तो अपने को क्या मिली, सम संख्या। या मान लो 10 है और कितना है, 14 है, 10 और 14 को गुणा किया तो अपने को मिला 140, वो भी क्या है, एक सम संख्या है। अब विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करने पर क्या मिल रही है, अपने को विषम संख्या मिल रही है। ये देखिए छोटी छोटी बातें होती है, पर ये भी अपने को कैलकुलेशन में बहुत काम आती हैं, तो इनको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा पढ़ते टाइम पे। विषम को अपन विषम से अपन गुणा कर रहे हैं तो अपने को क्या मिल रहा है, विषम मिल रहा है। जैसे अपन मान लो 15 है, ठीक है, 15 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 तिया 45, जो 45 क्या है, एक तरीके की विषम संख्या है। ठीक है, अब सम को विषम से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो सम है उसको विषम या सम से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को सम ही मिलेगा। जैसे 2 है, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 सम हो गया, और 2 को अपन ने 9 से गुणा किया, 2 नाम का 18, तब भी अपने को क्या मिल गया, सम। लेकिन अपन 2 को जैसे 12 से गुणा किया, 12 दूनी का 24, 12 भी सम है और 2 भी सम है और 24 भी सम है। तो ठीक है, सम को सम से गुणा किया तो सम मिला, विषम को विषम से किया तो विषम मिला, और सम को एक बार जहाँ पे कहीं पे सम आ गया तो सम को अगर विषम से या सम से गुणा करोगे तो सम संख्या ही अपने को मिलेगी। अब देखो जैसे 5 है, 5 को अपन ने किससे गुणा किया, सम से। ठीक है, सम संख्या से गुणा किया तो अपने को इकाई का अंक क्या मिला, 0। ठीक है, सम संख्या में जैसे 2 आ जाएगी, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो अपने को अंतिम अंक क्या मिलेगा, 0। ठीक है, और 5 को अगर अपन विषम से गुणा करेंगे, ठीक है, तो अपने को अंतिम अंक मिलेगा 5। कैसे, जैसे 5 है, 5 को 11 से गुणा किया, 5 को 11 से गुणा किया तो अपने को अंतिम अंक मिला क्या, 55, तो उसका 5 है। ये विषम हो गया, 11 विषम, तो विषम संख्या मिली ना 55 अपने को। अभी यहाँ पे जैसे 5 है, इसको 12 से गुणा किया, 12 5 60, तो अंतिम अंक क्या हो गया, 0। और सम संख्या देखो, सम को विषम से किया तो अपने को मिला सम, विषम को सम से किया तो 60, या 12 हो गया, 5 12 5 60, तो अंतिम अंक भी मिल गया, इकाई का अंक 0, और मिलने वाली संख्या भी सम संख्या प्राप्त हो गई। अभी जैसे अभी आपको मैंने बताया कि जैसे अपने क्वेश्चन मान लो बता दिया कितना, 148, कितना, 148 की पावर 46 मान लो। अभी इसका बोल दिया सब इकाई अंक क्या होगा। अब यहाँ पे देखो इकाई अंक क्या है, 8 है, क्या है, 8 है। अब भाई इकाई की तरफ जो अंक आएगा ना वो 8 की पावर से भी प्रभावित होगा, इनसे प्रभावित होगा, पर 8 की पावर से सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा पहले वो। अभी यहाँ पे अपने सर ने बताया था कि 8 की पावर 4n होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 8 की पावर अगर 4n हुई तो अपने को अंतिम अंक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। पर यहाँ पे 4n दिखाई नहीं दे रहा, तो इसके लिए अपने इसमें क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे। 4 का भाग अपने इसमें देने के बाद में कितना बच गए, 2 बच गए, 11 चौक 44, जैसे 2 बच गए तो यहाँ पे हो जाएगा अपन मान लो भाई 8 की पावर 4n का तो इकाई अंक अपने को क्या मिल गया, 6 मिल गया, और यहाँ बच गए 8 की पावर 2। अब जैसे करेंगे तो ये हो जाता 64 इंटू 6, 6 चौका 24, तो अंतिम अंक क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, क्या मिल गया अपने को, अंतिम अंक 4 मिल गया। ये इस तरीके से अपने को देखने को मिल जाते हैं। जैसे पावर कितनी बड़ी है उसमें अपने 4 का भाग दे देंगे। एक हुआ, देखो फिर ध्यान से, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था उसमें 0 था, एक तो 0 की पावर n करेंगे तो 0, एक चोरी में लिखना उसमें भूल गया था, 1 है, 1 की पावर कितनी करोगे तो वो तब भी अपने को 1 ही मिलेगा। ठीक है, और 3 की पावर 3 हुआ, 7 हुआ 9, इनकी पावर अगर 4 के गुणज में है तो इकाई अंक मिलेगा अपने को क्या, 1।
3, 7 और 9 की अगर घात 4 के गुणज में तो इकाई अंक मिलेगा 1, 2 और 2 का 2 गुणा 4 और 4 का 2 गुणा 8। अगर इनकी घात 4 के गुणज में है तो अपने को इकाई अंक मिलेगा 6। और 0, 1, 5 और 6 इनकी घात सम हो या विषम हो, करोड़ों में हो, अरबों में, इनमें इकाई अंक मिलेगा अपने को जो सेम संख्या है ना वही 0, 1, 5, 6। ठीक है, इस प्रकार से इकाई अंक का निर्धारण अपन ने करना सीख लिया। अभी अपन बात करेंगे किस पे, क्वेश्चनों के ऊपर। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, जो प्रश्नावली है संख्या पद्धति की उसके आगे क्वेश्चन। अभी कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बीच में इकाई अंक वाले थे वो नहीं करवाए थे, अभी करवाएंगे आपको। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो मैथ्स बाय विक्रम बेनाड की वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और डेली इसका ऊपर आपको रात्रि 8 बजे डेली वीडियो मिला करेगी आपको। और मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे आपको जो RS अग्रवाल है उसका 2017 का एडिशन है वो सोल्व करवाया जा रहा है। बाकी जैसे जैसे एग्ज़ाम होते रहेंगे अब और उनके पेपर मिलते रहेंगे तो उनका भी सॉल्यूशन आपको इस पर मिलता रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन छोड़ दिए थे अपन ने जिनमें इकाई अंक का निर्धारण अपने को करना था। जैसे 10 नंबर है, क्या है कि 476 गुणा का 198 गुणा 359 गुणा 242। इसमें इकाई अंक क्या बोल रहा है, इसमें इकाई अंक जो ये संक्रिया दी हुई है टोटली उसमें इकाई अंक का निर्धारण अपने से करवा रहा है। अभी देखो इसमें अपन क्या करेंगे, इकाई अंक 2 नाम का 18, 18 में क्या आ गया 8, 8 8 64 क्या आ गया 4 और 6 चौका 24। ठीक है, क्या करेंगे 6 गुणा 8 गुणा 9 और गुणा 2। इसमें भी अपन क्या करेंगे 9 दूनी 18, 18 में एक को छोड़ दो 8 बच गए उसका इकाई अंक, 8 को 8 से गुणा करो 64, उसमें 4 बच गए, 4 को 24 से 6 से गुणा करेंगे 24 आ गया तो इकाई अंक क्या आ गया 4। ठीक है, इस प्रकार से जैसे दिया हुआ है कि 3527 की पावर है कितनी है 654 का इकाई अंक क्या होगा। अभी देखो यहाँ पे इकाई अंक क्या है 7 है। अब अपन ने आपको बताया था कि 7 की पावर अगर 4 के गुणज में है तो उसका इकाई अंक क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अब यहाँ पे अपन इसमें जो पावर है यहाँ पे इससे अपने को इनकी तरफ देखना ही नहीं है कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, तो अपने को सीधा क्या करना 7 के ये जो 654 है इसको 4n में डिवाइड करने के लिए 4 से इसमें अपन क्या कर देंगे भाग। तो कितने बार डिवाइडेशन हो गए, ये हो गया 1 और 2 बच गए 163, क्या है 163। तो फिर इसमें बच गए कितने 2 बच गए। ठीक है, ये हो गया 164 प्लस के 2। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि 4 के गुणज में है तो ये तो हो गई 4 के गुणज में, तो इसकी जगह आ जाएगा इकाई अंक 1 और ये पावर बच गई कितनी 2, तो ये 7 की पावर 2। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो ये गुणा 49 करेंगे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अभी ये चीज़ें क्या है एक छोटी छोटी चीज़ें होती है अपन जैसे मालूम होता है तो इनको अपन वहाँ पे तुरंत कर सकते हैं और ये क्वेश्चन क्या हो जाता है अपने टाइम बच जाते हैं और दूसरा अपने स्कोरिंग के लिए अच्छे हो जाते हैं अगर अपने इनकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो मालूम रही तो। इनमें कोई ट्रिक काम नहीं करती, इनमें तो ये जो आपको बताया गया था ये सब क्या है बेसिक है। अभी देखो 7 की पावर 65 है गुणा 6 की पावर 41 है गुणा 3 की पावर क्या है 57 है, इसका इकाई अंक। अभी देखो यहाँ पे 7 की पावर अपने 4 के गुणज में कर रही है तो 64 तो 4 के गुणज में होते हैं उसका तो इकाई अंक 1 हो गया। ठीक है, तो इकाई अंक 1 हो गया, बच गई कितनी 7 की पावर 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, इसी प्रकार 6 की पावर भले कितनी हो आपको बताया था उसका अंतिम अंक क्या होता है इकाई का 6 होता है। अब 3 की पावर है उसमें अगर 4 के गुणज में रही, ठीक है, तो क्या मिलेगा अपने को 1 मिलेगा। अब यहाँ पे 4 के गुणज में देखो 4 एकम 4 बच गया कितना 1 16, तो 1 एक्स्ट्रा बच गई तो यहाँ पे भी 1 गुणा 3 करोगे तो 3 मिल जाएंगे 36 18। ठीक है, यहाँ पे भी 1 गुणा 3 करेंगे क्योंकि 4 के गुणज में है 56। ठीक है, तो ये तो 4 के गुणज में 56 है तो उसको तो मिल गया 1, इसको अपन जैसे डिवाइडेशन करेंगे 3 की पावर 56 गुणा 3 की पावर 1,
3 की पावर 57 हो गए ना, इसकी जगह तो 1 आ गया और इसकी जगह कितना आ गया 3, तो यहाँ पे अपन ने 3 लिख दिया। इस प्रकार से ये भी हो गया 7 की पावर 64 गुणा 7 की पावर 1, 7 की पावर 65 हो गया। अभी यहाँ पे मिल गए क्या अपने 1 और गुणा 7, ये मिल गया ना, तो इसकी जगह आपने यहाँ पे लिख दिया। इस प्रकार से ये जो मिला था इसकी जगह अपन ने यहाँ पे लिख दिया 36 18 का 8 वो 1 हटा दो और ये 7 लिख दो, 7 8 56, तो उसका 6 लिख दो। तो इकाई का क्या मिल गया अपने को 6 मिल गया। ठीक है, अभी मैंने आपको भाज्य भाजक भी पढ़ाया था और उसका भी एक एग्जाम्पल दे गए। देखो उसमें है कि अपन ने पढ़ाया था भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल, पढ़ाया था ना आपको ये पहले। क्या पढ़ाया था? भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन है इसमें 13 नंबर का, क्या है कि 10,790 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल, तो अपने को यहाँ पे पूछा है किस संख्या से, तो भाजक की बात कर रहा है, मतलब भाजक ज्ञात करवा रहा है कि भागफल कितना प्राप्त हो 73 और शेषफल प्राप्त हो कितना 32, कितना प्राप्त हो 32। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल। 10,790 को किस संख्या से, क्या बोल रहा है 10,790 को किस संख्या से, तो किस संख्या बोले तो भाजक ज्ञात करवा रहा है कि भागफल इतना मिल जाए अपने को और शेषफल इतना मिल जाए। ठीक है, अभी देखो 10,790 है बराबर भाजक तो अपने को ज्ञात करवा ही रहा है, तो इसकी जगह तो अपने क्या मान लिया x मान लिया। ठीक है, भागफल कितना हुआ है 73 और प्लस का शेषफल कितना हुआ है 32। अब 10,790 है, उसमें से अपने 32 कम करेंगे तो देखो सीधा 30 यहाँ पे ये प्लस का है, यहाँ पे आने के बाद गणितीय संक्रिया द्वारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो जैसे माइनस हो जाएगा तो इसमें से माइनस होगा, और जैसे 10,790 में से माइनस होगा तो सीधा इसमें से 30 माइनस करो, पहले 10,760 हो गया और 2 और माइनस कर दो तो क्या हो गया 10,758। ठीक है, इस तरीके से क्या अपने को मन ही मन कैलकुलेशन करनी चाहिए ताकि अपने को एग्जाम में, देखो बच्चों जहाँ अपना अगर यहाँ पे रफ पेपर भरने की आदत डाल लेंगे ना, तो अपने को रफ पेपर भरने की आदत एग्जाम में भी रहेगी और वो एक आपकी परेशानी का और सिलेक्शन नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन रहेगा। अगर यहाँ पे अपन अगर दिमाग से और मन ही मन कैलकुलेशन करेंगे, रफ पेपर का कम से कम यूज करेंगे ना, तो अपने को सफलता जल्दी मिलेगी और वहाँ पे अपने को रफ पेपर नहीं करना पड़ेगा। कि मन ही मन कैलकुलेशन करने के बाद में शुरुआती दिनों में परेशानी आती है, बाद में आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक फास्ट हो जाती है। और ये चीज़ें देखो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ज़िंदगी में मोटिवेशन की लाइन और कोटेशन पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि अगर आपको मोटिवेशन लेना है, क्या मोटिवेशन अगर लेना है तो आपके माँ बाप की मेहनत से लो और आपका करियर जो फ्यूचर है उसके बारे में सोचो कि आपको आज अगर आप मेहनत करोगे तो बाद में जाके आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखो ज़िंदगी में मेहनत आपको करनी पड़ेगी, भले आज करो या 2 दिन बाद करो, ये फैक्ट है और सच है। क्यों कि जो बच्चा अगर शुरुआत के दिनों में नहीं पढ़ेगा उसको मजदूरी करनी पड़ेगी, बाद में जाके फैमिली का खर्चा चलाने के लिए या और कुछ करना पड़ेगा। अगर जो बंदा शुरुआती दिनों में मेहनत कर लेगा तो उसको वो कहीं पे भी प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब जैसा भी करेगा तो उसको बाद में मतलब मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मेहनत आपको आज करनी है, कल करनी, मेहनत ज़रूर करनी है। और ये इसी के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको कोटिवेशन पढ़ने की, क्या मोटिवेशन जो कोटेशन जो पढ़ते हैं या सुनते हैं डेली, उनकी आपको किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी फैमिली कंडीशन देखो और आपका फ्यूचर देखेंगे तो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप में ऑटोमेटिक मोटिवेशन बना रहेगा। तो अपन देखो भाग करेंगे इसमें 73 का x हो गया। ठीक है, अब इसमें भाग करके देख लो कितना हो रहा है। ये देखो अभी अपने को देखो ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होता है, ठीक है, क्या होता है ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होता है उसके अंदर अपने पास में क्या होता है ऑप्शन होता है। अभी भाई यहाँ पे कैलकुलेशन देखो 10,758 को अपने भाग करना है किससे 73 से। अब 3 का पायड़ा बोलो भाई, इकाई अंक पे जाना है। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18। मतलब अपने को देखना है कि ऐसा ऑप्शन जिसमें इकाई का अंक शुरुआती हो वो क्या हो 6 हो। ठीक है, तो अभी इससे अपने इसको
भाग दे सकते हैं। क्या इकाई का अंक अपने को उसमें क्या दे रखना है 6। ये अपने को क्या हो जाती है, जैसे वो क्या बोलते हैं जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होती है उसमें यही फायदा होता है कि अपने को इकाई का अंक देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब अपने इसको अगर इससे भाग देंगे ना तो कितनी बार जाएगा, 146 बार जाएगा। तो अपने को वहाँ पे अगर मान लो 156 दिया हुआ, 136 दिया तब तो अपने को फिर भी परेशानी होगी। लेकिन अपने को जैसे 144 दे दिया, 148 दे दिया तो तब भी अपने को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अपने को मालूम है कि 3 का अगर आप 6 से गुणा करेंगे तभी अपने को अंतिम अंक 8 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से अपने को याद रखने लायक चीज़ है अगर अपने को कैलकुलेशन छोटी करनी है। ठीक है, अभी देखो 2 एग्जाम्पल और बचे हैं, ये 2 एग्जाम्पल और बता देता हूँ, उसके बाद में आज की वीडियो का अंत हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो फिर मैं बोल रहा हूँ आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट, और जो आपका सजेशन है वो कमेंट जरूर कीजिएगा। और अपना टेलीग्राम है मैथ्स बाय विक्रम बेनाड, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इस पर आपको जो विज्ञापन आएंगे उनकी न्यूज़ मिलेगी, और जो आप मेरा डेली वीडियो है उसकी न्यूज़ मिलेगी। बाकी आपको जैसे जैसे जो भी वीडियो है वो मिलते रहेंगे। जैसे ये बोल रहा है क्या कि 3100, क्या बोल रहा है, 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाएगी, शेष बची संख्या 17 से पूर्ण विभक्त हो। अब देखो इसमें घटाने की बात कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, घटाने की बात कर रहा है। अब ये है घटाने की बात, बची हुई क्या बोल रहा है कि 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाएगी, शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो। मतलब ये तो गए भाज्य, और भाजक का अपने को दिया हुआ है, पर इसमें क्या दिया हुआ है अपने को, भाजक तो दिया हुआ है, भाज्य दिया हुआ है, लेकिन भागफल नहीं दिया हुआ। और ये बात कर रहा है शेषफल की, कि शेषफल मतलब इसने क्वेश्चन को क्या किया है, घुमाया है कि इसने डायरेक्ट शेषफल नहीं पूछा है, कौन सी संख्या घटाई जाए कि जो बची हुई संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अपने इसमें क्या करेंगे, सीधा जो अपन बचपन में भाग देते थे ना, उसी तरीके से अपन इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। अभी देखो ये हुआ 1 17 14 1 0 ले लिया यहाँ पे, तो कितना हो गया, ये हो गया 8, कितना हो गया 8 हो गया, 136, कितना बच गया 4, कितना हो गया 40, 17 दूना 34, कितना हो गया 17 दूना 34, तो कितना बच गया शेषफल 6। मतलब जो ये क्वेश्चन दिया है उसका आंसर ये है कि जो 3100 है, क्या है 3100 में से 6 अगर अपन घटा देंगे तो बची हुई संख्या पूर्णतः 17 से विभाजित होगी। ये पूछ रहा था कि 3100 में से कौन सी संख्याएं घटाई जाएगी, शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसके लिए 17 का अपन ने इसमें भाग दे दिया, जो बचपन में जिस विधि से देते थे, और जो शेषफल बचता है, ये शेषफल ही पूछा है, लेकिन इसने इसको क्वेश्चन को घुमा दिया। ठीक है, ऐसा ही है दूसरा क्वेश्चन इससे, वो क्या है, ये बोल रहा है कि 4508 के समीप कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतया विभक्त हो। किसके पास में, 4508 के पास में कौन सी संख्या है। अभी देखो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था। अब इसमें अपने को देखना पड़ेगा प्लस और माइनस के पास में, क्या बोला है 4508 के पास में कौन सी संख्या है जो 21 से क्या है पूर्णतया विभाजित है, क्या है 21 से पूर्णतया विभाजित है। ठीक है, 21 से पूर्णतया विभाजित है। अब इसमें भी अपन क्या करेंगे, भाग देंगे 21 का। बचपन में जो विधि थी ना अपने पास में, ये देखो बचपन का जो भाग देने का तरीका था वही काम आएगा यहाँ पे भाई, वही काम आने वाला है। तो 1 दूना 42, बच गए कितने 3 30, 21 1 21, बच गए कितने 9, कितना हुआ 98, और ये कितने हुए 84 हो गए थे, ये 4 बच गए, और ये बच गए कितने 1 14। अभी देखो 14, ठीक है, 14 शेषफल बच रहे हैं अपने पास में। 4508 के पास कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभाजित है। अब अपन ने बचपन की जो विधि थी उससे 4508 में भाग दिया। ठीक है, अब 4508 में भाग दिया तो छोड़ दो, उससे तो कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ पे अपन को क्या मिल गया, 14 शेषफल मिल गया।
ठीक है। अब यहाँ पे शेषफल पूछा था कि कौन सी संख्या घटाई जाएगी, जो बची हुई संख्या किससे विभाजित हो जाए, तो ये 17 से विभाजित हो जाए, इसलिए यहाँ पे शेषफल यूज किया था। अब ये शेषफल नहीं पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, ये पूछ रहा है कि इसके पास में 400 4508 के पास में कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर अपन इसमें से 14 कम करेंगे ना, देखो जो शेषफल बचा है और जो अपने पास में भाजक है, दोनों में कितने का अंतर है, 7 का। अगर यहाँ पे इसमें 7 अपने और ऐड कर देते ना, तो ये 21 से क्या हो जाता, पूर्णतः विभाजित हो जाता। अब दो कंडीशन है, या तो इसमें 7 ऐड कर दो पूर्णतः विभाजित होने के लिए, या इसमें से 14 कम कर दो, क्यों शेषफल 14 आ रहा है ना। अगर इस संख्या में से अपन 14 कम करेंगे तो वो संख्या बची हुई संख्या 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, या इसमें 7 अपन जोड़ देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब देखो, या तो आप 14 कम करो या इसमें 7 जोड़ो, तो कौन सा पास में आ रहा है, इसमें आ रहा है 7 जोड़ने वाला। अगर इसमें अपन 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4515। अगर 14 कम करेंगे तो 4400 कोई हो जाएगा इसमें अंदर 94, ठीक है। तो अब फिर अपने इसमें से क्या कर देंगे, इसमें 7 जोड़ देंगे भाई। इनका जैसे अपना अंतर देखा तो ये पास, ये जो लिखा है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ये बोला कि पास में, अब पास में ये बोला है तो इसमें देखो, या तो 14 कम करेंगे। अब अपना जैसे 4508 है, ठीक है, इसमें से अपने क्या किया, 14 कम कर दिया, इसमें से कम कर दिया क्या, 14। अब देखो 4 कम कर दो सीधा सीधा, पहले तो 4504 बच गए, उसमें से 10 कम कर दो तो क्या बच गए, 4494, ठीक है। ये तो ये प्राप्त होगा। अभी अपने को पास के लिए पूछा तो 14, भाई 14 कम करना ज़्यादा पास में है कि 7 जोड़ना ज़्यादा पास में है, तो इसमें क्या 7 जोड़ना ज़्यादा पास में है, ठीक है। इसलिए अपन क्या करेंगे, 4500 जो 8 है, इसमें क्या कर देंगे, 7 प्लस में कर देंगे, तो वो संख्या, ये पूछ रहा है कि पास कौन सी संख्या है, तो वो संख्या हो जाएगी 4515, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, ये आ गया क्या, 4515। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। आपको यहाँ पे मैथ्स की हर समस्या जो कंपटीशन से रिलेटेड है मैथ्स से, वो आप अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसमें भेजिए, उनका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और डेली आपको 8 बजे इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो डेली और प्रतिदिन प्राप्त होगी। तो आप जुड़े रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।